अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट शलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में वेलकम कहते हैं। प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं आपकी सुबह को मजीद खुशगवार करने के लिए। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हम लोग बहुत सारी बातें तो करते हैं और इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया। रैलीज निकल रही हैं, अवेयरनेस पे काम चल रहा है, लेकिन हमारी यहाँ पर अभी भी हकूक़ की जंग जूं की तूं खड़ी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आसानियाँ पैदा की गई हैं अपना हक हासिल करने के लिए ख़वातीन को, चाहे वो जायदाद का मसला हो, चाहे वो तलाक का मसला हो या बिजनेस करना हो खातून ने, तो वो कैसे करेंगी। आज इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं। मोहतरमा फरीहा जाफ़र बाजवा साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैम के बारे में मैं बताता चलूँ, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ चेयरपर्सन है वुमेन राइट कमेटी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। फ्रीलांस कंसल्टेंट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इन तमाम इश्यूज़ को फैमिली के हवाले से हों या ख़वातीन के हवाले से हों, इनको देखती भी हैं और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे पहले भी काम कर चुकी हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम और टॉपिक स्पेशली जो आपने ख़वातीन के हवाले से लिया है। हाँ, अच्छा। आप पहले इसी पे अगर हम लोग शुरू कर लें कि टॉपिक ये कितना ज़रूरी है कि हम इस वक्त इसको डिस्कस करें। जैसे हम बात करते हैं मोस्टली कि ख़वातीन एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई भी वीमेन राइट की बात करेगा या वीमेन राइट्स की अवेयरनेस की बात करेगा तो उसे हम फ़ौरन मगरबी एजेंडे से जोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग बात करना चाहते भी हैं इस टॉपिक पे, सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आपको वो हमेशा नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे कि अच्छा अगर ये चीज़ है और इस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे कर दिया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड सब्जेक्ट है अगर हम देखते हैं यहाँ पाकिस्तान में, और स्पेशली जब ये 18th अमेंडमेंट होती है और हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व हो जाती हैं, सूबों को दे दी जाती हैं। वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये सब्जेक्ट भी सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया था। अच्छा। तो फिर उस पर अब देखें कि जैसे सूबों ने, हर सूबे ने अपनी एक अलग से कानून साजी भी की ख़वातीन के हवाले से और चीज़ें, बट इशू ये है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिस पे ना हम कोई किसी उस पर बात कर रहा होता है। अगर बात हो भी तो फिर हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जो उस पर बात करते हैं और फ़ौरन जो है वो उसके अपोजिट सेगमेंट्स जो हैं वो उसको अपोज करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। जबकि इसको अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वे में लें कि हमने काम जो है वो अवेयरनेस पे करना है, राइट्स पे करना है और वो एक हदूद के अंदर रह के करना है, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमेशा से ही पाकिस्तान में नेगलेक्टेड रहा है। अच्छा, आपने अवेयरनेस और राइट्स की बात की। सबसे पहले तो हमें इस पे बात करने की ज़रूरत है कि औरतों को ये पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो राइट्स उन्होंने कैसे हासिल करते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन तो ऐसी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके हकूक़ हैं क्या। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। जब भी कभी आप देखें स्ट्रेटजी जब भी बनाते हैं तो वो इस तरह से होती है कि नंबर 1 जो स्टेप है वो है रिसर्च। कि हम रिसर्च से हमें पता चलता है कि कौन से एरियाज़ नेगलेक्टेड हैं, कौन से एरियाज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है और किन खतूत पे जाके आपने डेवलपमेंट करनी है। रिसर्च के बाद जब आप रिसर्च के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप होता है वो ये है कि ख़वातीन के राइट्स में अब कौन कौन सी चीज़ें नेगलेक्टेड हैं, क्या उसकी खानगी लाइफ में या उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अगर हम देखते हैं उसके जो विरासत के हकूक़ हैं। अब वो एक एरियाज़ आपने हाईलाइट कर लिए कि अच्छा ये ख़वातीन के मसाइल, और उसमें फिर ये स्पेसिफ़िक, जैसे आपका प्रोग्राम मुझे बड़ा आज का टॉपिक इस हवाले से लगा कि आपने ख़वातीन के जो अपने वो कानून का हसूल किस तरह से किया जाए तो वो पता तो हो। तो उसमें मैं ये समझती हूँ जब ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेती हैं तो फिर उसके बाद ज़रूरत होती है अवेयरनेस की। अवेयरनेस इज़ द मेन सेगमेंट कि आप अवेयर करने। अब हमेशा जब भी बात होती है, अब पाकिस्तान में आपको भी पता है कि हमारे पास बहुत सारे कवानीन हैं। वी हैव जंगल ऑफ लॉज ऑन एवरी टॉपिक, और स्पेशली ख़वातीन पे भी देखें हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। मसला कहाँ पे है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ हुई तो मैं कौन से कहाँ पे जाऊँगी और जाके मैं किस तरह से मुझे जो है मैं इस रेमेडी को अवेल करूँगी। एक एक चीज़ों से अगर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, हम चाहेंगे जो जो पहलू हैं हमारी बहनों को पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें। विरासत, यहाँ से हम लोग स्टार्ट विरासत, ये तो अच्छा पाकिस्तान की अगर मैं देखती हूँ, हम एक हमारी मतलब ऐसा एक सेटअप है, हमारा एक ऐसा कल्चर है कि अगर आपकी बहन बेटी
और ये नहीं है कि ये कोई बड़े जी अनपढ़ लोग हैं जो हिस्सा नहीं देते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी वो कह जी, देते हैं जी बिल्कुल। हमने तो बिल्कुल, जहेज़ बिल्कुल। दे दिया, हमने तो आपको पढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, शादी कर दी, अब विरासत में अच्छा, कुछ हिस्सा लोग नहीं लिखवा लेना। के माफ करवा लेते हैं। हाँ, वो माफ़ करवा लेते हैं। और वो पहले अगर आप अंदरून सिंध में सुनते थे कि वो कुरान से शादियाँ वो सिर्फ इसलिए होती थी कि हमारी जो ख़ानदानी विरासत है वो बाहर आप लोगों को ना दें। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि ख़ानदान से बाहर शादी ना करने का रिवाज। बिल्कुल। बेसिकली इसके पीछे भी वो जो यही चीज़ है school वो of ये है thought कि हमारे ख़ानदान की जो विरासत है, जो जायदाद है, वो हम बाहर लोगों को ना दें। अब ये अगर इसको हम को रिलेट करते हैं चीज़ों के साथ, तो हम चूँकि बरसगीर पाको हिंद में हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहते आए, हाँ। और हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ उनसे से adapt कर कर ली जो कि हमारे इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल इस्लाम की मुनाफी है वो Opposite है, चीज़ें, बिल्कुल। बट वो हमारी सोसाइटी में इस तरह से रच बस गई कि हमने कहा कि बस ये कर लिया। जैसे जहेज़ हमने दे दिया, जैसे वहाँ से ये हमने चीज़ ली कि जहेज़ दे दिया और अब उसका कोई विरासत में हिस्सा नहीं है। देखें तो इस्लाम ने सबसे पहले जो है वो जो विरासत के कवानीन थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे। और कोई मुझसे पूछता है अच्छा जी विरासत में ख़वातीन का कितना शेयर है और बंदों का कितना शेयर है, मतलब अगर बहन भाई हैं तो उनका क्या रेशो है, अगर बीवी है या बेवा है उसकी क्या रेशो होगी। और मैं कहती हूँ कि आप डोंट गो फॉर एनी लीगल बुक और कुरान पाक कुरान की पाक बड़ी पढ़। स्पेसिफिक वो 10-12 आयात हैं, उनका तर्जुमा पढ़ लें, सुन लें, और आप हैरान रह जाएंगे कि उस वक़्त कुरान पाक ने किस तरह से एलाबोरेट कर दिया कि किसकी क्या रेशो है, मसले को बताया, एक एक मसले को बता दिया। खैर ये तो इन जनरल हम देखते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी ख़वातीन के विरासत के हकूक़ हैं। अब अगर हम देखते हैं कि ख़वातीन को अगर विरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो किस फोरम पे जाएंगी। जी। वो हाँ, कहाँ से डेफिनेटली वो शुरू करें? अगर भाई हिस्सा नहीं दे रहे, अगर बाप हिस्सा नहीं दे रहा जायदाद में, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है खुदा न खास्ता, तो फिर उसके बाद उसके ससुराल वाले हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो उसके पास क्या फोरम है कि वो कहाँ जाए। इसमें मैं ये कहूँगी कि एक तो ह्यूमन राइट की हमारी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक लीगल एड हेल्पलाइन है 1099 1099 1099 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, बड़ी अच्छी वो काम कर रही है। सबसे पहले तो आप वहाँ पे कॉल करें, आपको बड़ी ज़बरदस्त अकॉर्डिंगली आप जिस भी हिस्से में बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वहाँ से आपको वो उस सूबे की, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया कि ये सूबों के पास हाँ, मसले चले गए, ये ख़वातीन। अख्तियारात सूबों के पास चले गए, तो हर किसी ने अपनी अलग अलग ये आपने बड़ी लेजिस्लेशन अच्छी कर बात ली बताई, क्योंकि कि बहुत हाँ, सारी खवातीन तो इसीलिए रुक जाती हैं कि क्या कोर्ट कचहरी के और करना। थाने तो के वो आप वहाँ कल्चर पे को हम जाएं, जाके वहाँ देखेंगे। जाएं तो वो आपको बताएंगे कि क्या आपके मतलब आप कौन से वाले उस पे अच्छा, इस जाएंगे। फॉरम को अगर हम यहीं से कंटिन्यू करें, क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल बात हो जाएगी। पर्सनल ग्रूमिंग हमारा सेगमेंट है, वो अनाउंस करना है। पर्सनल ग्रूमिंग में आज क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं, वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सवालात हैं जो पूछने हैं कि हमारे कानून में क्या क्या आसानियां पैदा की गई हैं हमारी तमाम ख़वातीन को लेकर। एक ये सेगमेंट, वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद। मैं हूँ फसी मेहता, ख़वातीन व हज़रात, आपका होस्ट इस ग्रूमिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट शो पे। और आज कल हम, आपको पता है, वर्क प्लेस इशूज़ की बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं अपना करियर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ना सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए या पर्सनली जो भी लोग घरों में हैं और अपनी लाइफ के कुछ और इश्यूज़ को मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, वो है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार टाइम मैनेजमेंट का भी है। तो हम इस पे बात करेंगे कि एफिशिएंसी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। एफिशिएंसी क्या है? एक शख्स, एक इदारा, एक टीम एफिशिएंट है अगर वो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाए कि आप जो वक्त दफ्तर में या दफ्तरी औकात में या घर पे काम करते हुए गुजार रहे हैं, वो मैक्सिमम उस काम पे गुजरे जिसके लिए आप इंटेंडेड हैं, जिसके लिए आपको रखा गया है। आजकल के दौर में हम हमारे इर्द गिर्द वी आर सराउंडेड विद लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक बार आप कोई सोशल मीडिया वेबसाइट खोल लें, फेसबुक देख लें या कोई और इंस्टाग्राम या कुछ, तो आप 10 मिनट बाद सोचते हैं कि मैं इधर आया क्यों था। आप भूल जाते हैं, आप इतना सक्ड इन हो जाते हैं। दे आर डिजाइंड इन अ वे टू अट्रैक्ट यू, टू कीप यू देयर, ठीक है ना।
और वो बार बार आप न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते रहेंगे, मैसेजेस देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये ज़रूरी है देखना, ठीक है, कनेक्ट करना अप टू डेट रहने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी, बट जिस वक्त आपका काम है उस वक्त नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव और एफिशिएंट से इनएफिशिएंट बना देती हैं। उसमें सबसे बड़ा किरदार है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया टूल्स की नहीं है। आप अमूमन देखेंगे कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे या टैबलेट पे आप काम कर रहे हैं, आपने एक वेबसाइट खोली है तो आपने 15 और खोल ली, करते करते सर्च ये भी खोल लो, ये भी देख लो, यूट्यूब वीडियो भी देख लो, और वो फिर खुली रहती है। दिमाग में क्या होता है, क्लटर जमा हो जाता है, आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि मैंने क्या करना था। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्केड्यूल बनाएं और रोज़ का एक स्केड्यूल हो कि मैंने सुबह सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। रूटीन हो कि सुबह सबसे पहले आपने जो ज़्यादा मुश्किल काम है वो देखना है, या जो ज़्यादा क्रिएटिव काम है। दिमाग बहुत फ्रेश होता है उस वक्त, अमूमन रात को भी लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग फ्रेश होता है। खैर, हर एक का अपना जोन है। उसके बाद अपना मुश्किल काम या जो पेंडिंग है आपका कुछ, उसे निकालने के बाद आप अपना टाइम निकाल लें ईमेल्स देखने का। ईमेल्स के बाद आप पिछले पहर में कुछ और टाइम निकाल लीजिए, या शाम में या दोपहर में मीटिंग्स का। जितनी कम से कम मीटिंग्स कर सकें वो करें। मीटिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक बड़ा अच्छा जो कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉर्पोरेट्स ने इसको किया, टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भी अडॉप्ट किया, वो है स्टैंड अप मीटिंग्स। खड़े होंगे, मीटिंग करेंगे, बैठना नहीं है। खैर अब तो वैसे ही जूम पे होती हैं, तो उसमें क्या होता था कि तकलीफ हो रही है सबको। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो मीटिंग करते हुए एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, सारे मीटिंग में, बोर्ड रूम में, और डिस्कशंस हो रही हैं। ज़ाहिरी बात है डिस्कशंस कम होंगी, थोड़ा सा एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, पर लंबा नहीं होगा ये सेशन, छोटा रहेगा। खड़े भी हैं सारे, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहेंगे। मकसद ये है कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो और टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बहुत प्रोडक्टिव हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है ना चाहते हुए। मिसाल के तौर पे कुछ आपको पता है कि एक प्रोसेस है जिस पे 3 लोगों के साइन होने हैं तो टाइम लगेगा, तो अगर आपको पता है कि एक और चीज़ भी आज रेडी हो जाएगी और वो जो आपने साइन कराने जाना है वो इतना अर्जेंट नहीं है, तो क्लब करके एक ही बार ले जाएं। अगर आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और आपने एक ही बार चीज़ों को फॉलो अप करना है तो टाइम रख लें। किसी एक टीम के लिए ये दिन है या ये टाइम है, किसी एक टास्क के लिए ये टाइम है, अगर वो अर्जेंट नहीं है। जो अर्जेंट टास्क है उन्हें फ़ौरन करें। एक बड़ा मशहूर रूल है 2 मिनट रूल। एक बड़े फेमस एंटरप्रेन्योर हैं स्टीव ओलेंस्की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम जो आपको फिलफूल करना है और वो 2 मिनट या उससे कम वक्त में हो सकता है तो उसे अभी कर दें। कितने काम आते हैं, फलाने को कॉल कर लेना, फलाने को ईमेल कर देना, ये रिसर्च कर लेना, ये रिपोर्ट बना देना, वो लिस्ट बनी रहती है। और आप फिर एक वक्त आता है, आप देखते हैं मेरी ईमेल्स सारी रेड होती थी, इनबॉक्स बिल्कुल कोई भी अनरेड मैसेज नहीं होता था, और अब 600 ईमेल्स हैं। मैं ऐसे भी अपने कुछ कॉलीग को जानता हूँ जिनकी 4000 से ज़्यादा का ईमेल इनबॉक्स। अब इसका मकसद क्या है, 2 बातें, या तो आपने बहुत सारा ऐसी चीज़ों को सब्सक्राइब किया हुआ है जो रेलिवेंट नहीं है, कंटेंट आपको आ रहा है स्पैम के तौर पे, अनसब्सक्राइब करना। या आपको अगर नहीं मालूम तो सीख लें, फ़िल्टर्स अप्लाई कर दें कि जो चीज़ें आपसे रेलिवेंट नहीं है वो किस किस फोल्डर में चली जाएँ। आप जैसे ही फ़िल्टर अप्लाई करेंगे जीमेल पे, आउटलुक पे, मुख्तलिफ जो आपके मेल की एप्लीकेशंस हैं उसमें ये ऑप्शन मौजूद है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्लटर नहीं होगा। जो हाईलाइट के इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो टॉप पे आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो अर्जेंट टास्क एट हैंड है आप उससे पहले कर पाएंगे। कोशिश करें आज का काम कल पे मत डालें। अगर किसी को कुछ मैसेज करना है, किसी से कोई चीज़ पूछनी है, तो कहाँ आप अमूमन कहते हैं अच्छा मैं बात कर लूँगा, भूल जाते हैं। तो बस ठीक है, बात कर लेंगे, काम कीजिए, अपने आप को ही मैसेज कर दें ताकि आपको याद रहे। और अगर फ़ौरन बात नहीं करनी तो अब तो ऑप्शन है कि आप मैसेज करके बाद में भेज सकते हैं। आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि कल सुबह 9 बजे जाए, जिस टाइम पे आपने भेजना है। आप ईमेल भी अपनी शेड्यूल कर सकते हैं, लिख के रख लें, सेंड में उसको स्केड्यूल कर दें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बेहतरीन टूल है कैलेंडर। कैलेंडर का बेहतरीन इस्तेमाल करें। कैलेंडली के नाम से एक टूल है, CALENDLY। उस पर आप अपना शेड्यूल लोगों से शेयर कर सकते हैं ताकि किसी ने भी अगर आपका कोई बुकिंग करनी है तो वो कर सके। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अब इसको आसान बना देते हैं। किसी से आपने कोई ओपिनियन लेनी है तो आप ईमेल पे ले सकते हैं, ऑनलाइन पोल कर सकते हैं, वोट के टूल्स हैं।
इसी तरीके से आप टाउन हॉल कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी की कोई मीटिंग कर रहे हैं, आपने सबसे कुछ क्वेश्चंस पे कमेंट्स लेने हैं या उन कमेंट्स के साथ साथ उन पे वोटिंग लेनी है, तो उसके पिजन होल और इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। आसान हो जाता है, इतनी देर आप वेट नहीं करते, क्वेश्चंस पहले गैदर कर लेते हैं, साथ साथ जवाब दे देते हैं, बाद में जवाब दे सकते हैं, रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मुख्तलिफ टास्क हैं, मुख्तलिफ टीम्स हैं, उनको ट्रैक करना है, तो ट्रेलो है, एयर टेबल है, आसाना है, जीरा है, बहुत सारे टूल्स हैं, वंडर लिस्ट है, टू डूइस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अपने बड़े अच्छे टूल्स हैं, एक है माइक्रोसॉफ्ट प्लानर, एक्सप्लोर करें, उसका इस्तेमाल करें। टीम्स है, हमने पहले भी जिक्र किया, टीम्स है, जूम है, यैमर है, ये सारे टूल्स सोशल और ऑफिशियल और इंटर जो आपकी टीम्स की कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए बनाए गए हैं। स्लैक पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है आजकल, व्हाट्सएप पे नहीं होती है। लोग व्हाट्सएप को नहीं प्रेफर करते एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। कॉन्वो एक और टूल है, पाकिस्तान में उसकी सारी टीम बैठी है, एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं किसी भी इदारे की या किसी ब्रांड की प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ें हैं जो आपको मदद दे सकती हैं ऑर्गेनाइज होने में। अब मुझे जैसे ही कोई मीटिंग के लिए कहता है या कोई कॉल करता है तो मैं उसे कह देता हूँ मेरे कैलेंडर बुक कर लें, आप कैलेंडर इनवाइट भेज दें। और तो और एक और बड़ा अच्छा टूल है इफ्ट, IFTTT, इफ दिस देन दैट। हाँ ऐसा ही, इफ दिस देन दैट, कि अगर मेरी मीटिंग है करीब तो ऊबर कॉल कर दो, और मैं जब घर के करीब आया हूँ, कुछ मैंने ऑर्डर करना था ग्रॉसरी या भूल गया, तो ये चीज़ ऑर्डर कर दो। वो मुख्तलिफ APIs को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ऐप्स के साथ आपस में बात करवाता है। बहुत अच्छा टूल है। आजकल के दौर में सब कुछ आपका ऑनलाइन है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स आप अपने गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, अपनी वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, सब क्लाउड पे पड़ा होता है। आपके CNIC, आपके पासपोर्ट, आपकी मेडिकल के अलावा आपकी एकेडमिक हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स, कहीं भी बैठे हों दुनिया में, आपसे कोई कहे कि मुझे अपनी फ़लानी सैलरी स्लिप दे दो, या मुझे फ़लानी डिग्री दिखा दो, या मुझे अपनी फ़लानी ब्लड रिपोर्ट दिखा दो, 1 मिनट लगता है ऑनलाइन निकालने में। ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, अपनी लाइफ आसान करें। बहुत कुछ है, क्लटर को खाली करें, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, फोकस रखें अपना डेली कि मैंने क्या करना है। इसके लिए क्या चीज़ एक और ज़रूरी है, छोटी छोटी ब्रेक्स में काम करें। ब्रेक्स लें, काम करें, एक स्प्रिंट किया, काम में ब्रेक ली, फिर दोबारा काम पे बैठ गए, आपकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बेहतर होगी। जब आप टीम्स के साथ कोलैबोरेट करें, तो मैंने पहले भी जिक्र किया अपने कुछ एपिसोड्स में, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करें। मीटिंग के बाद लाजमी मीटिंग के नोट्स लिखें, मीटिंग में कौन शामिल था, मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ ब्रीफली, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन आइटम क्या है, क्या एग्री किया गया कि करना है, किसकी जिम्मेदारी है जो करना है, एक्शन टू बी टेकन बाय हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये नोट्स दें, मीटिंग से पहले एजेंडा बना के भेजें, ताकि मीटिंग के लिए जिसने आना है वो प्रोडक्टिव हो, वो अपना तैयारी करके आए, वरना मीटिंग में टाइम वेस्ट होगा। आप उनसे बात करें, कहेंगे अच्छा चलें ठीक है, अब हमें भेज दें, हम बाद में बात करते हैं, अगले मीटिंग में देख लेंगे। अगली मीटिंग आप स्किप कर सकते हैं अगर आप पहले प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी से टिप्स हैं, कोई इतनी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी। मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स से और अपनी सजेशंस के ज़रिए यूट्यूब पे, ईमेल पे हमें बताइएगा कि आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको बहुत हेल्प किया प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होने में, टाइम और टीम को बेहतर और टास्क को बेहतर मैनेज करने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो शादी करके बैरून मुल्क चली जाती हैं, फिर वहाँ पे कुछ मसाइल का सामना होता है, शादी कभी कभार चल नहीं पाती या जॉब के हवाले से भी कुछ मसाइल होते हैं, तो उनके लिए कानून में क्या चीज़ें हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि वहाँ जाके कैसे केस लड़ा जा सकता है, या जो बंदा वहाँ का सिटीज़न है, बैरून मुल्क में किसी भी मुल्क का सिटीज़न है, उसके हवाले से कोई कानून मौजूद है या उस पर अमल दरामद करने के लिए किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? इसमें देखें ना सिर्फ ख़वातीन, जैसे आपने कहा कि आपके सवाल में 2 सवाल हैं इसमें बेसिकली कि अगर हम किसी मुल्क के शहर नहीं हैं तो हम वहाँ पे किस तरह से हम क्या केस कर सकते हैं या क्या।
अब इसमें मैं सिर्फ आपको इतना उसमें कहूँगी कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, सही, तो वो भी यहाँ आके केस पाकिस्तान में फ़ाइल कर सकते हैं और हम लोग भी वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, जिस तरह से आप ख़वातीन की बात कर रही हैं, अगर उसको हम देखते हैं फैमिली केस के हवाले से, अगर तो कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत आते हैं, जिसमें खुला है, मेंटेनेंस है, जिसमें बच्चों की कस्टडी के वो चीज़ें और वो आ जाती हैं, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि जो हमारा कानून है वो बड़ा प्रो वीमेन है। वो इसको हम स्पेशल लॉ भी इसलिए कहते हैं कि खातून जहाँ पे होगी, चाहे वो उसका परमानेंट एड्रेस ना हो, उसका टेम्प्रेरी एड्रेस हो, वो वहाँ से केस फाइल कर सकती हैं। अगर जैसे एक खातून है, उसका आईडी कार्ड बना उसके अपने हस्बैंड के नाम पे और एड्रेस उसका कराची का है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो लाहौर रहते हैं, पेरेंट्स नहीं रहे, उसका भाई अब इस्लामाबाद में है, तो वो इस्लामाबाद डेफिनेटली अपने भाई के पास आएगी। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में ये चीज़ होती है कि जुरिस्डिक्शन कौन सी कोर्ट को होगी, क्या काज ऑफ एक्शन जो कराची में हुआ वहाँ पे केस फाइल होगा, या फिर वो जो उसका एड्रेस लाहौर का लिखा हुआ वहाँ पे होगा, या फिर इस्लामाबाद में जहाँ पे वो टेम्परेरी रिजाइडिंग है। तो इसका ये होता है कि जहाँ पे वो टेम्परेरी रिजाइडिंग है वो वहाँ से केस फाइल कर सकती है। तो उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा वो कर सकती हैं, खुला का दावा कर सकती हैं, सामान जहेज़ का कर सकती हैं। मीन्स मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ने ये खातून को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रिविलेज दे दी कि जहाँ पे, और इसमें भी दूसरी जो एक चीज़ जिसमें हमेशा एक कन्फ्यूजन रहा करती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं अब हमारे पास, कि अगर हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा करेगा अपनी बीवी के ख़िलाफ़, तो वो कौन से स्टेशन से करेगा, क्या जिस स्टेशन पे हस्बैंड है या जिस स्टेशन पे बीवी है। अगर वो बीवी नाराज़ होकर एबटाबाद गई हुई है तो वो इस्लामाबाद में अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा कर देगा, तो बीइंग अ फीमेल उसके लिए एबटाबाद से यहाँ पे आना जो है वो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। तो इसमें कोर्ट्स ने होल्ड किया है कि जहाँ पे खातून होगी तो आदमी को भी वो केस वहीं पे फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आपने सब बता दिया, क्लैरिटी हमें आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं चाहती, वहाँ का माहौल भी कुछ इस किस्म का होता है, तो वो जो लोग नहीं जाना चाहते उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है कि घर बैठे ही उन्हें इंसाफ फराहम कर दिया जाए? अच्छा, इस पे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ लॉज हैं, जैसे ये फैमिली लॉ है, तो इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पर्दा नशीन लेडी। मीन्स अगर कोई खातून जो घर से नहीं निकल सकती है और जो मतलब बाहर जाना और वो पर्दे के लिहाज से भी, और फिर फेस करना एक कचहरी कल्चर को फेस करना, जो कि शुरू से कहा जाता है कि वो कचहरी कल्चर मतलब उसको इतना पसंद नहीं किया जाता ख़ानदान में भी, तो वो थ्रू अटॉर्नी केसेस कर सकती हैं। वो अपने भाई को, अपने बाप को अटॉर्नी दे सकती हैं। अब ये तो सिर्फ मतलब फैमिली केस की हद तक हो गया। अगर हम ख़वातीन के बाकी लॉज की बात करते हैं, जैसे हमेशा जब भी बात होती है, और हमारे पास एक स्पेशल लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, जो कि 2010 में आया था, और अब तो खैर वो हर सूबे में वो काम कर रहा है, फेडरल में भी काम कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ स्पेशल लॉ। इसमें जो चीज़ मैं कहती हूँ कि इसमें थाना कचहरी का कल्चर ही एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर कोई खातून किसी महकमे में हरास हुई हैं, किसी कंपनी में हरास हुई हैं, तो वो एप्लीकेशन मूव करेंगी टू द कमेटी जो कि उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और उसके बाद अगर वो उस कमेटी की ऑब्जर्वेशन से अग्रीव्ड हैं, वो उससे एग्री नहीं करती हैं, तो फिर वो फेडरल अबर्ट्समेंट सेक्रेटेरिएट, जो कि आजकल कशमाला तारिक साहिबा हैं, उनको भी दरख्वास्त दे सकती हैं। और इसमें जो है ना, वो एक तो यह है कि उनको रिपोर्ट करने के लिए थाने नहीं जाना पड़ा कि मेरे साथ ये हो गया, मैं अब ये इस हरासमेंट को रिपोर्ट करूँ। फिर उनको वो जो थाना कल्चर वो निकल गया बीच में से, कचहरी कल्चर वो निकल गया बीच में से, क्योंकि ये जो हरासमेंट अबर्ट्समेंट हरासमेंट सेक्रेटेरिएट्स हैं, एक तो इनकी इस लॉ में स्पेशली ये है कि जो चेयरपर्सन होगी शी शेल बी फीमेल, वो जो इन केसेस को सुनेंगी और इनको एड्रेस करेंगी। तो वो मीन्स एक उसमें से भी निकल गए। फिर ये है कि ये जो सेक्रेटेरिएट की चीज़ें हैं वो बिल्कुल कचहरी कल्चर से डिफरेंट हैं। वो अपना केस खुद भी प्लीड वहाँ पे जाके कर सकती हैं, उनको वहाँ पे वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ ना कि वो थाना कचहरी वो बीच में से माइनस हो गया। फरीदा साहबा, हम भी ज़रा अगर थाने कचहरी से निकलें, घर पे आएँ, घर में आम सिचुएशन में आ जाएँ, इस्लाम ने तो 4 की इजाज़त दे दी है, ठीक है, मर्दों को,
क्या शोहर बीवी की इजाज़त के बगैर शादी कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये इस चीज़ पे बड़ी डिबेट होती लिख है, लें आप ये बात। ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कोई ये इस्लामिक रिकॉर्ड हो वर्जन गया। मैं इसका कोई इस्लामिक वर्जन जो है वो आपको नहीं दूंगी, या मैं कानून के हवाले से बात करूंगी कि कानून ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। अगर दूसरी शादी करनी है और दूसरी शादी को अगर निकाह को रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप पहली बीवी से इजाज़तनामा लेके आएँ, ठीक है। अब कहा यह जाता है कि जी पहली बीवी इजाज़त नहीं दे देती, तो फिर आप आर्बिट्रेशन काउंसिल में एक एप्लीकेशन मूव करते हैं जिसमें आप, और आर्बिट्रेशन काउंसिल है ये फेडरल में, और अगर आप वैसे चले जाएं तो यूनियन काउंसिल्स में ये अख्तियार चेयरमैन यूनियन काउंसिल को होता है। आप उनको एक एप्लीकेशन मूव करते हैं और उनको बताते हैं कि आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और किस वजह से करना चाह रहे हैं, क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आए हैं कि आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, और वहाँ से आपको इजाज़तनामा मिलता है। उसके बगैर जो है आपका निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता। और वो जो 4 शादियों वाला, खैर ये तो एक ऐसी डिबेट है जिस पे उलमाज भी और वो, बट ये लॉ बना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये पैरामीटर्स, ये चीज़ एक बना दी। जहाँ पे हमारे पास लॉ नहीं होता वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए लॉ डिवाइस कर देती हैं टाइम के लिए। तो ये हो गया कि दूसरी शादी, उसके लिए पहली बीवी की इजाज़त और आर्बिट्रेशन काउंसिल की इजाज़त की जरूरत। चल ठीक है जी, चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जो कि है फिटनेस। और फिटनेस में देखते हैं कि आज क्या दिखाया जा रहा है। वापस आएंगे और यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। Assalamualaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। हम डेली बेस पे जब भी कोई एपिसोड लाते हैं आपके लिए, हम रियल ग्राउंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहते हैं, ताकि अगर आप ये जब देख रहे हैं, जो भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली इस हेल्थ और फिटनेस में अपने आप को एजुकेट कर सकें। एक मसला जो बहुत से लोगों को आता है और वो है यो वेट गेन एंड वेट लॉस का। सो अब ये यो वेट गेन और वेट लॉस है क्या चीज़? इसका जो सिंपल मतलब है वो ये है कि आपका वेट था, थोड़ा सा हैवी था, आपने उसे कम किया, फिर आपने दोबारा गेन कर दिया, फिर आपने लूज़ किया, फिर आपने दोबारा गेन किया, फिर आपने लूज़ किया, और आप एक विशियस साइकिल में कि आप वेट गेन करते हैं, फिर लूज़ करते हैं, फिर आप लूज़ करते हैं, फिर गेन करते हैं, फिर तो ये चलता जाता है। अब ये जो एक विशियस साइकिल है, इसको तोड़ना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये है कि ये हो क्यों रहा है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद गेन हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? और अगर ये हो रहा है तो हमने अगर एक बार वेट लॉस कर लिया है, अपना वज़न कम कर लिया है, अपना फ़ैट कम कर लिया है, तो उसको फॉरएवर कैसे हमने वेट लॉस ही रखना है, दोबारा रीगेन नहीं करना है, इस पे बात करेंगे। दूसरा ये है कि इसका नुकसान क्या है सबसे ज़्यादा। इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी बॉडी कैसी दिखती है, ये सबसे आखिरी बात है, सबसे आखिरी चीज़ है कि आपकी बॉडी दिखती कैसे है। जब भी आप ये यो वेट गेन एंड वेट लॉस में होते हैं, हमारे हार्ट की जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, 45% ऑफ हार्ट डिजीज़ेज़ इस यो वेट गेन और वेट लॉस की वजह से हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी बॉडी के ऊपर जब वेट गेन करते हैं और वेट लूज़ करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे दिल को होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है हमारे हार्ट पे पड़ता है कि कभी उसका ब्लड फ्लो और उसका जो है आर्टरीज़ को हम कम कर देते हैं, कभी उसके लिए हार्ट के लिए पंपिंग द ब्लड इनटू 2 डिफरेंट स्टेट्स बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आज हम आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ वर्कआउट्स बताएंगे जो आप यू कैन फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड इंश्योर कि आप कैसे अपना वेट फॉरएवर ऑफ रख सकते हैं। टेक केयर, कहीं भी मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। हे गाइस, हम बात कर रहे थे यो वेट गेन और वेट लॉस के ऊपर कि मतलब यही है कि आपका वेट लॉस करते हैं, आप फिर वेट गेन कर लेते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर गेन कर लेते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी को एक लाइफस्टाइल लेके नहीं चलते, आप कहते हैं बस मैंने महीना वर्कआउट करना है उसके बाद नहीं करना, तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चलने लगा। ये आपको डेली बेस पे करना है। वर्कआउट सिर्फ इसलिए नहीं करना कि मेरी बॉडी अच्छी दिखे, बट दिमाग के लिए सबसे पहले करना है, अपने इमोशंस को इन कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहले करना है। ओके, सो इस पर बात करेंगे। एक वजह ये होती है कि आप जो है यो में क्यों फंस जाते हैं, इसके ऊपर हम जाएंगे। और वो इसलिए फंस जाते हैं कि हम एक ही तरह का वर्कआउट करते हैं। मतलब अगर वॉक शुरू की तो बस वॉक पे चले गए, अगर आपने जिम में आए तो बस जिम में एक ही तरह का आपका वर्कआउट है कि जी अब मैंने बाइसेप कर्ल लगाए, अब मैंने हैमर कर्ल लगाए, रोज़ वही किया। तो जब तक आप अपनी वर्कआउट में वैरायटी नहीं ऐड करेंगे
कंपाउंडिंग नहीं ऐड करेंगे, आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आपको लाइक फीलिंग नहीं आएगी कि आप चैलेंज हो रहे हैं। सो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ कंपाउंड वर्कआउट्स। जब आप कंपाउंड वर्कआउट की तरफ जाते हैं तो होता ही है कि आपको एक शॉक मिलता है, आपकी बॉडी को शॉक मिलता है, और अपनी बॉडी को शॉक करना बहुत अहम है। उसके वर्कआउट की टेक्निक, हाँ, मेटाबॉलिक, एग्जैक्टली, आपका रेस्ट में आप कितने ज़्यादा, मेटाबॉलिक रेस्ट में आप कितने ज़्यादा कैलोरीज आफ्टर द वर्कआउट आप बर्न करते हैं, वो इन्हांस हो जाता है। हम करने जा रहे हैं मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को हम हिट करेंगे एट द सेम टाइम। ऑलराइट, पहले हम हिट करेंगे स्लोली अप, स्लोली डाउन। हमने टेम्पो के साथ वर्कआउट करना है ताकि हम अपने मसल को टोटली इंगेज कर सकें। 6 रेप्स हमने किए शोल्डर प्रेसेस के। यहाँ पे आपका शोल्डर हिट हो रहा है, फ़ौरन हम यहाँ पे आए साइड पोज में, स्लोली डाउन, और हमने यहाँ पे किया कमर बिल्कुल सीधी और हमने किए रोज़, और यहाँ पे हम अपर बैक को और अपनी बैक को हिट कर रहे हैं। आपने अपना पेट टाइट रखना है। 6 reps of this and then instantly we go squats. Alright, 6 rep of these, 18 reps of 3 मुख्तलिफ वर्कआउट्स, जिसमें हमने शोल्डर हिट किया, जिसमें हमने कमर को हिट किया, हमने थाइस को, अपने हैमस्ट्रिंग को, सबको हिट किया। सो ओवर एंड ओवर इस तरह के कंपाउंड वर्कआउट्स बहुत ज़बरदस्त एक आपके लिए वो हैं शॉक आपकी बॉडी के लिए, ताकि जो एक पैटर्न है, अगर आप डेली बेस पे शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं और सिर्फ शोल्डर को ही हिट कर रहे हैं, कभी स्पाइस अप करें अपने वर्कआउट्स को और उसमें कंपाउंडिंग लेकर आएँ। एक और कंपाउंड वर्कआउट शहाब हम शेयर कर लेते हैं। ऑलराइट, वी स्टार्ट विद, हम कर रहे हैं यहाँ पे हैमर कर्ल्स and shoulder press again. अब यहाँ देखें, हैमर कर्ल एंड शोल्डर प्रेस, हैमर कर्ल एंड शोल्डर प्रेस। कमर सीधी रखेंगे, नाइस एंड स्लो, और 3 सेकेंड्स स्लो वर्कआउट। अच्छा, अक्सर लोग जर्क्स कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, उसमें आप अपना मसल इंगेज नहीं कर रहे हैं। मसल इंगेज करना बहुत अहम है। जब आप कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग में क्या होता है, सिर्फ आपका लीन मसल नहीं डेवलप होता, फैट बर्न भी होता है, क्योंकि आप फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल दोनों को जो है इस्तेमाल करें। और राइट, सो नेक्स्ट हम चले गए, वहीं से हम चले गए, हमने बैक पुल किया और साइड रेजेस किया। अगेन वी आर हिटिंग हमारी कमर एंड वी आर हिटिंग आर अपर शोल्डर्स। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेट्स बिल्ड इन अ लेग। ऑलराइट, लंज करते हैं, फॉरवर्ड लंज विद वेटेड लंज। साइड पोज में करेंगे शहाब, सो दैट ऑडियंस को अच्छा सा विजुअल मिल जाए। अमेजिंग। ऑलराइट, हमने यहाँ पे लंज होल्ड किया और शोल्डर प्रेस किया। पीपल, दिस इज हाउ दिस इज डन। कंपाउंडिंग लेकर आए अपने वर्कआउट में, कंपाउंड मूवमेंट करें अपने वर्कआउट्स में, और उससे होगा ये कि आपका रिजल्ट, आपको मज़ा आएगा, आपको आपका वर्कआउट चैलेंज करेगा, आपको शॉक मिलेगा, और इस तरह आप इंगेज रहेंगे अपने वर्कआउट में, और आप एक यो पैटर्न में नहीं जाएंगे कि वज़न कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। ये चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड वी विल बी राइट बैक। और राइट गाइस, हमें एक कंसर्न मेजॉरिटी सुनने में आता है कि मुझसे डाइट शाइट नहीं होती, हम डाइट फॉलो नहीं कर सकते। और इसकी एक मेजर वजह यह है कि आजकल के दौर में इट्स अनफॉर्चुनेट कि बहुत से ऐसे ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट इतना तकलीफ़ दे किस्म का डाइट प्लान बना के लोगों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बस या तो वो नाप तोल रहे हैं अपने फूड को, या तो उसको तोल रहे हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। और इसी कश्मकश में लोग पड़े हुए हैं कि मैंने डे 1 के मील 3 को ये ना खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो आइडिया ये है कि जब भी आप न्यूट्रिशन पे काम करें, इसलिए डाइट का वर्ड ही अच्छा वर्ड नहीं है। डाइट के वर्ड से इंसान को लगता है कि शायद अक्सर आप लोग किसी से भी बात करें तो अगर आपको कोई कहे कि मैं डाइटिंग पे हूँ, इसका क्या मतलब होता है कि मैं फाका कर रहा हूँ, फाका कर रही हूँ। तो डाइटिंग इज़ इट्सेल्फ अनहेल्दी है। तो अगर आपसे अक्सर लोग जो कहते हैं डाइट फॉलो नहीं होती, आपने किसी किस्म, प्लीज़ खुदारा मत करें, डाइटिंग मत फॉलो करें किसी भी किस्म के इस तरह के शॉर्ट टर्म जो आपको कोई डाइट कहती है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करो या कम खाओ। ऑफ कोर्स आप दिन में अगर एक सेब और एक चपाती खा रहे हैं, आपका वज़न कम होगा 30 दिन में, मगर जैसे ही आप दोबारा खाना शुरू कर देंगे दोबारा बढ़ जाएगा।
सो ऐसी डाइट का, और फिर आप दोबारा उस यो में होंगे कि वेट कम हो रहा है और फिर वेट बढ़ रहा है और वेट कम हो रहा है और वेट बढ़ रहा है, जो अगेन जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपके दिल पे है। सो जब आप बैलेंस्ड ईटिंग करेंगे, अपने पोर्शन साइज़ की परवाह किए बगैर आप हेल्दी ईटिंग करेंगे, आप अपने हर मील में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट इन्हेंस करेंगे, ऐड करेंगे, और फैट हेल्दी फैट करेंगे, आप ऐड करेंगे, तो आपकी हेल्थ मैक्सिमाइज होगी और आपको किसी भी किस्म के डाइट प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्दी ईटिंग पे फोकस करें, डेली अपने आप को 1 मिलीमीटर शिफ्ट करें, डेली कोई एक चीज़ ऐसी पकड़ें जो आपने फिजिकल एक्टिविटी में करनी है, न्यूट्रिशन में करनी है और अपने माइंड को बेहतर करने पे करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफिज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। मैंने आपसे पूछना था कि इस्लाम ने तो औरत को और मर्द को बराबर कहा है, ठीक है, इंसाफ की बात हो, जो भी बात हो। अहादीस हमारे पास बहुत सारी ऐसी मौजूद हैं कि अगर मर्द चोरी करे या औरत चोरी करे, दोनों के लिए सेम सज़ा है। तो फिर हमारे माशरे में इंसाफ में जेंडर क्यों है? इंसाफ इंसाफ में में gender? मतलब कि औरतों को इंसाफ लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है और मर्दों को उस तरह से मुश्किल पेश नहीं आती, और उनके लिए वो सर्कमस्टांसेस बहुत आसान हैं कि वो जाते हैं अगर वो लेना चाहें इंसाफ। लेकिन औरत को घर में भी फ़ाइट करनी पड़ती है, वहाँ जाके भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइट करनी पड़ती है। हाँ, इसमें देखें हमारे कानून ने कोई भी ऐसा बार नहीं है कि भी औरत के लिए डिफरेंट है और मर्द के लिए डिफरेंट है। हमारा आर्टिकल 23 अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो उसने इनहेरिटेंस भी औरत को, मतलब कि एनी वन कैन होल्ड द प्रॉपर्टी एंड अपना इनहेरिटेंस राइट वो कर सकते हैं। राइट टू लिव है पाकिस्तान में, मतलब राइट टू एवरीथिंग, एजुकेशन है और वो सबके लिए बराबर है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन क्या वो ग्राउंड रियलिटीज में है? हम अब वो अब दे रहे हम बात हैं हकूक खवातीन को, जी, जो अब हम उनको बात चाहिए? करते हैं कि हमारे सोशियो कल्चर्स क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी क्या कहती है। तो हमने बहुत सी चीज़ें गैर इस्लामिक भी अडॉप्ट कर ली हैं। अब अगर ख़ातून, अब देखो एक बड़ी खैर मिसाल तो बड़ी आमियाना सी है कि पिछले दिनों मैंने एक स्लोगन कहीं पे पढ़ा कि अगर सिगरेट आदमी पिए तो उसके लंग्स ख़राब होने का ख़तरा होता है, और अगर सिगरेट औरत पिए तो कहा जाता है कि उसका कल्चर, उसका किरदार ख़राब है। तो ये सिर्फ माइंड सेट की क्या, या उसमें ये था कि या तो औरत के गुर्दे नहीं होते या मर्द का किरदार नहीं होता। बात सिर्फ ये है कि हम चीज़ों को परसीव किस तरह से करते हैं, हम चीज़ों को देखते किस तरह से हैं। अब अगर मैंने देखा बहुत सारी इंडिपेंडेंट ख़वातीन, मतलब जो आजकल देखें जो महंगाई के हालात हैं, जिस तरह से हमने अपना सोशल स्टेटस मेंटेन किया हुआ है, तो हस्बैंड को भी जॉब करनी पड़ती है, वाइफ को भी जॉब करनी पड़ती है, तब जाके आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया जो है वो चला सकते हैं। तो उसमें आप देखें कि अगर खातून भी जॉब कर रही है और अर्न कर रही है, और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कंप्लेंट करती हैं कि भी हम अपनी सैलरी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब वायलेंस या टॉर्चर की चीज़ों को आप ये ना कहें कि सिर्फ फिज़िकली मारा पीटा तो वायलेंस है या टॉर्चर है, बहुत सारी जैसे साइकोलॉजिकल और ये, और अगर उसके अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं तो वो उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल भी नहीं कर सकती नहीं, लेकिन इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि मर्द, ये मैं आपके लिए कह रही हूँ बात, मर्द भी कह सकते हैं कि हम भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच्चों की ज़रूरियात हैं, बेगम की ज़रूरियात हैं, घर के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हो सकता है हम भी कहीं जाना चाह रहे हो, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त ज़रूरी घर की ज़रूरियात हैं तो हम उनको पूरा करते हैं। ये करना होता है। ये अकेले मेरे लिए नहीं था, ये तमाम मर्दों के लिए था जो देख रहे थे। कंटिन्यू। इसमें देखिए ये चीज़ों को तो ये है कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में अगर देखेंगे तो डिप्रेशन कम होगा। बिल्कुल। अगर हम हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालेंगे, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढेंगे, अगर हम कहें कि वो हो जी मर्द जो है वो तो बड़ा जालिम है, वो तो खुद ये कर रहा है और हम ये नहीं कर रहे हैं, वो उसको ये फैसिलिटी है, ख़वातीन को ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो तो देखो अगर हम पॉजिटिव स्टोरीज साथ साथ शेयर नहीं करेंगे तो वही बात है कि बहुत डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत नेगेटिविटी और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से ख़राब होंगी, और वो फिर एक एंजाइटी होती है, बढ़ती जाती है कि भी ऐसा क्या है कि किस तरह से बेहतरी होगी। बेहतरी हो रही है चीज़ों में, जिस तरह से हस्बैंड, मैंने बात में वो कर रही थी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे होते हैं दोनों। अब वो बात आपने की थी कि वो हसूल के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए निकलना उसके लिए मुश्किल है,
तो हाँ, ये तो अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं कि वो अकेली कहीं बाहर नहीं जा सकती है। अगर अब वो जाएगी भी तो पहले उसको अपने किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर तो वो हस्बैंड के ख़िलाफ़ किसी केस में जाएगी तो डेफिनेटली उसे भाइयों की, वालिद की, वालदा की इजाज़त की ज़रूरत होगी, तब वो जा सकेगी। लेकिन अब वो ये इजाज़त चीज़ें भी हो जाती है और साथ सपोर्ट भी हो जाती है ना, अगर सपोर्ट इसको हम भी हो पॉजिटिव वे जाती में है, देख हाँ। लें तो इस अब तरह। ये जो चीज़ है ना कि आप अकेले आप भी नहीं निकल सकते हैं, ये तो खैर वही बात है कि अगर हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें तो चीज़ें इस तरह से अच्छा भी हैं। मैम, एक और चीज़, कल जब मैं इसी टॉपिक के हवाले से पढ़ रहा था, मुझे एक चीज़ पता लगी जो मेरे लिए नहीं थी, शायद काफ़ी सारे लोगों को और पता हो। तलाक के बारे में जब हम बात करते हैं, एक तो इसको भी ज़रा बताइएगा कि तलाक में औरतों के लिए क्या चीज़ें हैं। एक और चीज़ मुझे ये पता लगा कि औरत अपने ऊपर खुद भी जो है तलाक वो नाफिज कर सकती है। जी बिल्कुल। ये ज़रा बताइए। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ तलाक़ों की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन तलाक वही हम जो समझते हैं कि एक आदमी के पास हक है कि वो तलाक कहे और तलाक हो जाए, या वो लिख के दे दे तो तलाक हो जाए। अगर खातून ने खुला लेनी है, अगर खातून ने तलाक लेनी है तो वो फिर कोर्ट ही जाएगी और खुला का दावा करेगी और सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, और उसके बाद वो खुला होगी। बट ये जो चीज़, जब हमारा निकाह नामा अगर हम देखते हैं, निकाह नामे के 2 पर्त होते हैं, मतलब उसके तो वैसे तो उसके 4 पर्त होते हैं, जो एक वाइफ के, एक दुल्हन के लिए होता है, एक दूल्हा के लिए, एक आर्बिट्रेशन काउंसिल के लिए, और एक उस निकाह रजिस्ट्रार के लिए जिसने निकाह पढ़वाया होता है, रजिस्टर कराया होता है। अब उनके अगर देखते हैं तो 2 पेजेस हैं। फर्स्ट पेज पे भी चीज़ें कुछ लिखी होती हैं और सेकंड पेज पे भी चीज़ें कुछ लिखी होती हैं। ये उर्दू में होता है, आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कहीं से भी आपको अवेलेबल होती है। मसला ये कि हम उनको पढ़ते नहीं हैं। निकाह नामे को मैं बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन से भी पूछूंगी, आपने जब निकाह आपका हुआ था तो आपने पढ़ा? तो वो निकाह नामा कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको जब पढ़ते भी फिलअप हैं किया तो जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को काट काट दिया दिया जाता जाता है। है। वाले को खास तौर पे यूं उसको काट जब दिया फिलअप जाता है। किया जाता है तो वहाँ पे ये है कि निकाह फिलअप, मतलब उसमें सारे बड़े बैठे होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, आपके घर के सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो वो जी निकाह। अब वो खातून के पास सिर्फ लाते हैं तो उसने सिर्फ साइन करने होते हैं, और वो भी इतनी उस टाइम एक वो माहौल होता है कि वो उसको पढ़ती भी नहीं है। अब चीज़ क्या है कि ये जो तलाक़ तफवीज़ का हक है, जिसे आप कह रहे हैं कि औरत भी तलाक दे सकती है, ये हमारे निकाह नामा में ये बाकायदा एक शिक है कि क्या आपने बीवी को तलाक़ तफवीज़ का हक दिया, और अगर दिया तो किन शराइत पर। तो कुछ लोग गैर मशरूत भी देते हैं कि जी मैंने बीवी को तलाक़ तफवीज़ का गैर मशरूत हक दे दिया, और कुछ लोग इस तरह से भी होता है कि मैंने दिया लेकिन ऑन दीज सर्कमस्टेंसेस कि अगर मैं ये करूँ तो वो मुझे तलाक दे सकती है, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ या ख़र्चा ना दूँ, या ये मीन्स उसको किसी तरह से भी वो कर लिया। अब बात ये है कि ये निकाह नामे में मौजूद है। हमारे बड़े वो कहते हैं नहीं जी, शादियां तो निभाने के लिए होती है, अगर हम इसको करेंगे उसको क्रॉस कर दिया जाता है कि उस वक्त तो ये बातें होती हैं कि क्रॉस कर तुम दिया कैसी जाता बातें कर है। रहे हो, तो तलाक को देखो, डिस्कस तक नहीं करना। खातून भी तो घर बसाना चाहती है ना। अब मैं उन सारे जो बाप और भाई और वली जो है, जो ये बैठ के सारे निकाह नामे की चीज़ें देखते हैं, तो मैं कहती हूँ खुदारा अपनी बहन बेटियों को सिक्योर करो। ठीक है जी, आपकी सोसाइटी में नाक कट जाएगी अगर हमने तलाक़ तफवीज़ दिलवा दिया। कल को खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपना घर नहीं बसाना चाहती है। अगर उसका घर नहीं बसेगा तो वो क्या तलाक लेने के लिए कोर्ट कचहरियों के धक्के खाए, वकीलों की फीसें दे, तब जाके उसको तलाक। इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। हमारे पास मौजूद है तो आपको दे देना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, काफ़ी ब्लैकमेलिंग भी होती है इस केस में। आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज क्या बताया जा रहा है, आप लोग वो देखें, वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मोहम्मद अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों ने ज़िंदगी में सफ़र कहीं ना कहीं तो किया होगा, शहर के अंदर किया होगा, दूसरे शहर किया होगा, दूसरे मुल्क किया होगा, और ये सफ़र करने के लिए कभी आपने कार का इस्तेमाल, कभी मोटरसाइकिल, कभी बस, कभी ट्रेन, और शायद कभी जहाज़ का इस्तेमाल भी किया हो। इन तमाम सफ़री जो ज़राए हैं, इन तमाम में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ है इंजन। जी हाँ, an idea that changed the traveling world. So आज हम इंजन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दर हकीकत जेम्स वॉट वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया को स्टीम इंजन दिया। स्टीम इंजन बुनियादी तौर पे एक ऐसा इंजन था जो भाप से चलता था और कोयला उसके लिए इस्तेमाल होता था, और स्टीम इंजन जब जेम्स वॉट ने दिया तो ये इतना तहलका खेज काम था जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया।
1700 ईस्वी के अवाखिर में कहा जाता है कि स्टीम इंजन जो है वो फैक्ट्रियों में लग चुका था, और दर हकीकत ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैस प्रोडक्शन है इसका ताल्लुक स्टीम इंजन से ही जुड़ा है, क्योंकि स्टीम इंजन ना होता तो बड़ी बड़ी मशीनें ना चलती, बड़ी बड़ी मशीनें ना चलती तो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या ज़्यादा मिकदार में मैन्युफैक्चरिंग ना हो सकती। 1700 ईस्वी के अवाखिर में स्टीम इंजन यूरोप के और अमेरिका की और दीगर ममालिक की बहुत सी फैक्ट्रियों में मौजूद था, बल्कि राज कर रहा था। 1700 ईस्वी के अवाखिर में जब ये स्टीम इंजन फैक्ट्रियों में लग गया और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने लगा, तो उसी दौर में किसी ने ये तसव्वुर पेश किया कि भाई क्या ये स्टीम इंजन जो है ये फॉरवर्ड मोशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फॉरवर्ड मोशन के लिए इस्तेमाल होने का मतलब है स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम व्हीकल, कि क्या हम इस स्टीम इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम किसी चीज़ को सफरी इस्तेमाल के लिए या कार्गो के लिए इस्तेमाल कर सकें। आपके इल्म में है कि पहले जो है सफ़र का तरीका जो है वो अगर बग्गियां होती थी तो बग्गियों के आगे घोड़े लगे होते थे, खच्चर लगे होते थे, या अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कराना होता था तो उन बग्गियों के आगे घोड़े लगाए जाते थे जो वज़न को खींच सकते थे। सो बुनियादी तौर पे स्टीम इंजन के इस्तेमाल करते हुए वज़न को फॉरवर्ड खींचने का आइडिया दिया गया। क्या कि स्टीम इंजन का इस्तेमाल फैक्ट्रियों से बाहर हो सकता है? इस तसव्वुर के ऊपर मजीद काम करते हुए 1801 में निकोलस जोसेफ ने पहला 3 पहियों वाला एक ऐसा कारनामा किया कि जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने 3 पहियों वाली एक बग्गी बनाई जो कि स्टीम इंजन से आगे की तरफ सफ़र कर सकती थी। निकोलस ने 1801 में ये तजर्बा किया कि क्या हम कुछ वज़न इसके ऊपर रखें तो ये चीज़ जो है यानी 3 पहियों वाली जो गाड़ी है ये स्टीम इंजन के लिए आगे जा सकती है। बुनियादी तौर पे निकोलस जोसेफ ने ये काम कैनन्स यानी तोपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया, क्योंकि आपके इल्म में है कि तोप और तोप के जो गोले हैं वो बहुत भारी होते थे। तो निकोलस जोसेफ ने सोचा कि क्या शायद स्टीम इंजन हमें हेल्प कर सकेगा कि हम इन भारी चीज़ों को फॉरवर्ड मोशन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें। 1801 में निकोलस जोसेफ ने 3 पहियों वाली गाड़ी स्टीम इंजन के ज़रिए आगे खींचने की कोशिश की, लेकिन स्टीम इंजन चंद ही सेंटीमीटर तो नहीं लेकिन चंद ही मीटर गुजारने के बाद स्टीम इंजन के अंदर आग लग गई। इसका मतलब है कि निकोलस ने कोशिश तो की लेकिन उसका तजर्बा जो है वो नाकाम हुआ। निकोलस जोसेफ के इस तजर्बे को देखते हुए उस वक्त के एक और साइंटिस्ट ट्रेविथिक ने इस काम को आगे बढ़ाया और वो मेहनत करता रहा ऐसी 3 पहियों की गाड़ी बनाने के लिए जो वज़नी चीज़ों को आगे की तरफ ले जा सके, और आखिरकार अपनी मेहनत के बाद 1804 में ट्रेविथिक ने अगेन 3 पहियों वाली गाड़ी के ऊपर 10 टन वज़न रखा। आप समझ सकते हैं ना कि तोप और गोलों के लिए ये काम किया जा रहा था कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। तो 10 टन वज़न उस गाड़ी के ऊपर रखा गया और स्टीम इंजन के ज़रिए उसे आगे ले जाया गया। ट्रेविथिक ने अपने इस तजर्बे के ज़रिए 1.6 किलोमीटर का सफ़र तय करवा लिया, लेकिन उस इंजन को आग लग गई, यानी इंजन ज़्यादा फासला तय ना कर सका, लेकिन 1.6 किलोमीटर वॉज अ बिग अचीवमेंट। ट्रेविथिक इसके ऊपर मज़ीद काम करता रहा और उसी साल उसने एक और तजर्बा किया और उस तजर्बे की बुनियाद पे उसने एक ऐसा स्टीम लोकोमोटिव बना दिया जो भारी चीज़ को आगे की तरफ ज़्यादा सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और इंजन को आग भी ना लगी। लेकिन वहाँ पे एक मसला रह गया और वो मसला ये था कि उसकी जो कॉस्ट थी उस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने की वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल थी। यानी अगर उन्हीं वज़नी तोपों और गोलों को घोड़ों और खच्चरों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता तो वो कम खर्चा था, और अगर स्टीम इंजन को इस्तेमाल करके यही काम किया जाता तो वो खर्चा इतना ज़्यादा था कि वो इम्प्रैक्टिकल हो गया। हमें समझ आती है ना कि सस्टेनेबिलिटी काम की तब भी है जब वो फिजिबल हो फाइनेंशियली। सो वो एक फाइनेंशियली फिजिबल तजर्बा ना था। खैर
ट्रेविथिक जो है वो फ्रस्ट्रेट था और इसी दौरान वो एक सफ़र पे निकल गया और उस सफ़र के दौरान जो है उसकी मुलाकात एक अमेरिकन इंजीनियर स्टीफनसन से हुई, जॉर्ज स्टीफनसन। जॉर्ज स्टीफनसन वो हैं जिन्हें फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है। और फिर ट्रेविथिक और जॉर्ज स्टीफनसन के आपस की मुलाकात और उसकी डेवलपमेंट के बाद स्टीम इंजन का इस्तेमाल स्टीम व्हीकल के अंदर होने लगा और जॉर्ज स्टीफनसन ने पहला स्टीम व्हीकल जो है वो दुनिया को दिया। स्टीम व्हीकल के बनने के बाद दूसरा मसला ये था कि अब इस स्टीम व्हीकल को चलाया किस पर जाए, यानी ट्रैक्स, सड़क पे वो चल नहीं सकता तो अब ट्रैक्स बिछाने ज़रूरी थे और इंजीनियर जॉर्ज स्टीफनसन ने ट्रैक्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और फिर 1820 के लगभग एक पहला ट्रैक जो है वो बिछाया गया जो लगभग 20 किलोमीटर लंबा था और उसके ऊपर स्टीम लोकोमोटिव, जिसे हम हुर्फ़े आम में ट्रेन कह सकते हैं, वो ट्रेन उसके ऊपर चलाई गई और उस ट्रेन के चलाने के लिए उसके ऊपर वज़न रखा गया और उसको कोशिश की गई कि उसकी रफ्तार बढ़ाई जा सके और उस वक्त इस तजर्बे के इख्तिताम पे देखा गया कि उस वक्त की वो जो स्टीम लोकोमोटिव थी वो 19 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उस ट्रैक के ऊपर चल सकती थी। जब ट्रैक की बात करते हैं तो क्योंकि वज़नी चीज़ ने मूव करना था तो ट्रैक जो हैं वो लोहे के बनाए गए जो आज भी हमें नज़र आते हैं इफ़ यू गो अराउंड एंड चेक आउट। सो स्टीफनसन के इस तजर्बे की बुनियाद पे ट्रैक्स बन गए और फिर मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैक्स जो हैं उनका नेटवर्क बिछाया गया और यूं 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार का स्टीम लोकोमोटिव जो है वो हमें नज़र आने लगा। लेकिन तजर्बात होते रहे, एवोल्यूशन होता रहा और इर्तकाई मराहल से गुज़र के स्टीम लोकोमोटिव यानी वो इंजन जो स्टीम के ज़रिए चलाया जाता था सिर्फ फैक्ट्रियों में, वो फॉरवर्ड मोशन के लिए यूज़ होता रहा और आज ये जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये इतना तरक्की कर चुका है कि आपको तेज़ तरीन अब ट्रेन्स मिलती हैं जो 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा रफ्तार में चल सकती हैं। ट्रैक्स की इनोवेशन हुई, उसके बाद ट्रेन्स के इंजन्स के ऊपर जो है इनोवेशंस हुई और चीज़ें बेहतर होती रहीं। स्टीम इंजन बुनियाद पड़ा इन तमाम चीज़ों की, लेकिन उसके बाद इंजन के ऊपर काम होना शुरू हो गया। इंजन को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की जाने लगी कि अब इसी इंजन को, जो कि स्टीम इंजन है, इसे और सोर्सेज यानी और पावर सोर्सेज क्या यूज़ किए जा सकते हैं कि इस इंजन को स्टीम के अलावा भी यूज़ किया जाए, यानी मुख्तलिफ एनर्जीज यूज़ करते हुए। और आज हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जब हम गाड़ी यानी कार देखते हैं, बाइक देखते हैं, बसेस देखते हैं और दीगर इस तरह के व्हीकल्स देखते हैं जिनके अंदर इंजन होता है, तो बुनियादी तौर पे स्टीम लोकोमोटिव, सबसे पहले स्टीम इंजन, फिर स्टीम लोकोमोटिव और फिर स्टीम लोकोमोटिव के अंदर जो स्टीम इंजन है उसके इंजन को मुख्तलिफ एनर्जी सोर्सेज के ज़रिए इस्तेमाल करने की जो तगोदो थी उसने इंसान को मुतारिफ़ करवाया कार से, मुतारिफ़ करवाया नए व्हीकल से और आज हमें फिर इंजन्स नज़र आए जो कि स्टीम से सिर्फ नहीं चलते, यानी जिनके अंदर सिर्फ कोयला इस्तेमाल नहीं होता, लकड़ी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि पेट्रोल भी यूज़ होता है। और यही इंजन तरक्की करता करता आज उस मकाम पे आ चुका है कि अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो के भी इंजन काबिल इस्तेमाल हैं। और आपको पता है हाइब्रिड कार्स हैं जिनके अंदर पेट्रोल भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है और आने वाला वक्त तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इनका दौर आने वाला है और उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी इंजन मौजूद है। फ़र्क ये है कि उस इंजन का जो उसकी जो तमाम कंबशन है और तमाम प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होके चलेगा, जो कि एक वक्त में यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले स्टीम के थ्रू चलता था। और जेम्स वॉट का किरदार तो कोई इसको पसे पुश नहीं डाल सकता। और जेम्स वॉट के बाद हम निकोलस जोसेफ की बात करें, हम ट्रेविथिक की बात करें, हम जॉर्ज स्टीफनसन की बात करें, इन तमाम लोगों ने बुनियादें डाली, इस तमाम इनकलाब की। अगर आइडिया ऑफ इंजन ना होता, आइडिया ऑफ स्टीम इंजन ना होता, तो ना ही मास प्रोडक्शन होती,
ना ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती, ना ही इन फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती, और ना ही ये सफरी वसाइल होते जो आज हमारे पास जहाज़ की सूरत में मौजूद हैं। आपके जो बहरी जहाज़ हैं उनके अंदर भी इंजन्स मौजूद हैं, और अगर इंजन ही ना होता तो ये सब भी ना होता, और आज हम अगर समुंदर में होते तो वही चप्पू इस्तेमाल कर रहे होते, और शायद ज़्यादा से ज़्यादा पैडल वाली साइकिल इस्तेमाल कर रहे होते। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजन introduced us to a world that was a different and changed world, a new world that you called a traveling world. आज जो कम्यूटिंग होती है एक शहर से दूसरे शहर, वो कम्यूशन जितनी ज़्यादा होती है, वो कम्यूटिंग जितनी ज़्यादा होती है, वो मुमकिन ना होती अगर इंजन ना होता। मैं भी कभी एक शहर कभी दूसरे शहर आपके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचा होता हूं, और ये भी मुमकिन ना होता अगर इंजन ना होता। सो इंजन एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मुझे बताएं कि कई दफ़ा ये कहा जाता है लड़कियों को जब उनकी शादी होती है कि अब तो भाई तुम जा रही हो, वहाँ से वापस जो है ना मत निकलना मरे बगैर। ये कहना नहीं मुझे चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे कल्चर में ऐसा होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्यों नहीं हम अभी तक अवेयर कर सके अपने वालिदैन को भी कि ये सारी चीज़ें कहना ज़रूरी नहीं है, आपकी बेटी की ज़िंदगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ये तब्दीली है, वक्त के साथ आएगी। आप जो आप देख रहे हैं पढ़े लिखे घरों में भी अब पहले ये चीज़ें थी, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अच्छाई की तरफ जा रही हैं। पिछले दिनों एक बड़ा ये ट्रेंड भी ट्विटर पे आया था, जिसमें एक बच्ची ने खुदकुशी कर ली थी, और उसने कहा था अपने उस वॉइस नोट में कि भाई आप कहते हैं कि वापस ना आओ और ये वो। तो जिसके बाद ये ट्रेंड चला था कि आप नाकाम शादियां बेहतर हैं जनाजों से। तो एटलीस्ट ये लोग बात तो करना शुरू हुए ना। पहले तो ये हमारे ऐसे सोशल टैबूज हैं जिस पे हम बात ही नहीं कर सकते थे। बात किया बस जी आप पे तो अब तो ये लेबल लग जाएगा, और आपने ये बात कर दी, ये कैसे आपने कर दिया, ये तो हमारा कल्चर ही नहीं मानता। तो बेसिकली बच्चियों को ये कह देना जी वो अब तो डोली उठी है, जनाजा आए वहाँ से वापस, एक तो आप दूल्हे वालों को शय भी दे रहे होते हैं। खैर कोई इतना जालिम नहीं होता जो इतना, देखो लोग प्यार मोहब्बत से शादी करके लेके जाते हैं। डिफरेंसेस कहीं पे भी हो सकते हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको रिस्पेक्टफुल वे में जाएं, उनको सेटल करें चीज़ों को। हो जाती है नहीं होती हैं तो फिर ज़िंदगी का ये अख्ताम नहीं है। मैं हमेशा, मेरे पास अगर कोई मर्द हजरात भी आते हैं, ये कह देना कि सिर्फ ख़वातीन के मसाइल हैं, बंदों के भी मसाइल हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि कोशिश करें सॉर्ट आउट हों। नहीं होती हैं तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मूव ऑन हो जाएं, ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, ना अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी बर्बाद करें। एक और चीज़ है, अगर हम किसी के करैक्टर के ऊपर बात करते हैं, ख़वातीन के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पर एक चीज़ तो नॉर्मल सुनी थी कि हित्ते के इज़्ज़त का आप दावा करते हैं, उस पर हर जाने का भी आप कर सकते हैं। एक ये भी बताएं, और इसके साथ साथ मैंने ये पढ़ा था कि कुरान का जो कानून है कदफ के हवाले से, वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। वेरी टफ। ये जो किसी पे बुहतान बांध देना, झूठ बांध देना, अगर उसमें वो चीज़ ना हो तो उसको बांध देना, तो उसको अगर हम देखते हैं जो हमारे इस्लामिक लॉज हैं, जो आपने कहा कज़फ़, हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट भी है। मतलब हमारे पास पैरेलल पाकिस्तान में ये मैं कहूँगी कि हमारे पास ताज़ीर भी है, ताज़ीर के सज़ाएं, और हमारे पास हदूद लॉज भी हैं। ठीक है, कि अगर जो हदूद की वायलेशन होगी और उसमें उसके लिए क्या सज़ा है। तो देखें कज़फ़, और फिर उसको साबित करने के लिए जो इस्लाम ने दे दिया कि आप गवाह लाएंगे, तज़कियातुश शहूद पे पूरे उतरेंगे, तो इसलिए हदूद लॉज तो ऐसे पाकिस्तान में अभी इतने प्रैक्टिकल नहीं है, तो ताज़ीर में जा रही हैं चीज़ें। उसमें जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है हमारे पास, ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसमें इन सारी चीज़ों का कि अगर ये होगा उनकी डेफिनेशन, और फिर उसके बाद उनकी सज़ाएं दी गई हैं। अगर कोई किसी को डीफेम करेगा तो डेफामेशन एक्ट के तहत वो हर जाने का दावा कर सकता है।
अगर तो वो उसने झूठा डिफेम किया, जैसे अखबारों में किसी पे पहले ये बड़ा वो था कि वो जी कोई झूठी खबर लग गई, तो पहला तो उसको उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप किसी को मतलब अगर ऐसी कोई हो गया, कोई खबर आ गई, तो आप लीगल नोटिस भेजें कि आप कॉरिजेंडम दें। अगर कॉरिजेंडम नहीं है और अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं है, देन रेडी टू फेस द म्यूज़िक ऑफ, मतलब हम आपको ये हर्जाना जिसमें मेंटल एग्नी के तौर पे, डेफमेशन के तौर पे, करैक्टर असैसिनेशन के तौर पे हम, और उसको आप उसकी कैलकुलेशन आप पैसों में नहीं कर सकते कि आप इतनी मतलब उसको उसकी तो फिर बहुत ज़्यादा आप कहें कि भाई उसमें डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। और वो हमारे पास पूरा एक डेफमेशन एक्ट भी है, और हमारे पास ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी आप उसको मतलब दिस इज़ अ क्राइम, दिस इज़ अ जुर्म, और इसको आप कोर्ट में चैलेंज करें। और फिर मैं तो हमेशा ये कहूँगी, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, अगर वो इस किस्म की किसी भी चीज़ का वो सामना करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि चुप करके घर मत बैठें जब तक आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा, आप खुद आवाज़ उठाएं, उठें। साइलेंटली सफ़र करने से बेहतर है कि आप बात करें। बिल्कुल, ये भी कितना ज़रूरी है कि औरतें खुद अपने लिए आवाज़ शुरू करें, किसी की सपोर्ट हो या ना हो, वो खुद सामने आए और अपने फ़ाइट करें, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें। और राइट, मैं ये कहूँगी कि हमेशा अगर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लड़ाई के बगैर ही मिल जाती हैं, सिर्फ आपको उनको रियलाइज़ करना होता है, रियलाइज़ करवाना होता है। मैं जब मैं नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन के प्लेटफॉर्म से आई वाज कंसल्टेंट मीडिया एंड एडवोकेसी, हम लोगों ने एक उस वक्त तहरीक शुरू की थी कि अगर आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़वातीन की अवेयरनेस नहीं करें, मेन इंगेजमेंट करें। बिल्कुल आप बंदों को अवेयर करें। ये हम भी मॉर्निंग शो में अपनी ही आवाज़ उठा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि मर्दों की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है ख़वातीन के राइट्स के लिए, कि वो अपने घर में ही रोल मॉडल बने और अपने बच्चों को दिखाएं कि औरत की इज्जत करना, अपनी माँ की इज्जत करना, अपनी बहन की इज्जत करना, दादी नानी की, ये कितना ज़रूरी है। खुद ही वो रोल मॉडल बन जाए, ताकि ये अवेयरनेस कैंपेन जो है वो घर से ही शुरू हो जाए। घर से शुरू हो जाए, और स्पेशली अगर मैन इंगेजमेंट मॉडल पे हम काम करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ख़वातीन अकेली तो सोसाइटी में नहीं रह रही है ना, ये तो दोनों पैरेलल चलते हैं, और अगर बंदों को शामिल करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी। फरिया साहबा, कुछ सवालात हैं, अगर हम जल्दी से क्लोजिंग की करीब है। अगर ख़ातून बिज़नेस करना चाहे तो उसके पास क्या सहूलियात मौजूद हैं, क्या कानून उसके अंदर कहता है, क्योंकि मर्दों का माशरा कहा जाता है, तो उसमें ख़वातीन का कंपनी खोलना, तो उसमें कितना फैसिलिटेशन होती है? देखें, जो हमारे कंपनी लॉस हैं, जो हमारी SECP है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी खातून कोई भी मर्द। और हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसमें कोई भी खातून कोई भी मर्द उसके मेंबर हो सकते हैं, अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। FBR के अगर हम अपने सारे टैक्सेस के भी कवानीन देख लें, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई कंपनी मर्द ही रजिस्टर कर सकता है या ये वाला बिज़नेस औरत नहीं कर सकती है, वो सबके लिए इक्वल है। और साथ ही भी बताएं कि जुर्म की अगर इर्तिकाब होती है एक औरत, तो उसके लिए क्या क्या सहूलियात हैं, या जब वो कैदी बन जाती हैं? हाँ, तो ख़वातीन के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ऑफेंस, जब भी कोई भी ऑफेंस होता है तो वो पहले दिन से हम उसको मुजरम नहीं कहते हैं कि इसने जुर्म किया, उसको मुल्ज़म कहा जाता है। मीन्स इस पे इल्ज़ाम है, ठीक, इल्ज़ाम है कि इस पे इल्ज़ाम है कि इसने ये किया। अब जब किसी खातून पे इल्ज़ाम लगा, वो मुल्ज़म बनी, तो खातून को लेडी पुलिस ही अरेस्ट करेगी, खातून को लेडीज़ थाने में ही रखा जाएगा। जैसे इस्लामाबाद में यहाँ पे हमारे पास G72 में विमेन पुलिस स्टेशन है, इसी तरह से अब जो पंजाब में भी और मुख्तलिफ सूबों में भी उन्होंने विमेन डेस्क बना दिए हैं। और उसके बाद उनको ये है कि जब वो उनको पेश किया जाएगा 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर ख़वातीन की स्पेशल बैरक्स हैं जो ख़वातीन की जेल के कैदियों के लिए जो होती हैं बैरक्स, इसी तरह से ख़वातीन की अपनी बैरक्स भी हैं। और उनको उस तरह से आप मीन्स उनको मेल पुलिस स्टेशन में आप उनको डिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है फूडीज़, और इसमें देखते हैं कि आज क्या मज़ेदार सी डिश बन रही है। और वापस आएंगे, बातों का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। लंच हो, डिनर हो या स्नैक करनी हो, पाकिस्तान में सबसे फेवरेट जो फूड आइटम है वो है रोल पराठा। बट ये एक्चुअली आया कहाँ से, आज हम फाइंड आउट करेंगे। मेरा नाम हमजा गाजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं।
जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ आवर फेवरेट स्नैक्स जो हम लोकली खाते हैं, ये भी जो स्नैक है वो कराची से ओरिजिनेट की, बट इसकी जो रेसिपी है वो एक्चुअली कहाँ से आ सकती है? वो ये इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारी डिशेस से। कहने को तो ये पराठे के अंदर जो है वो एक तरह की फिलिंग ही है। सो बहुत सारे डिफरेंट पराठे जो हैं वो डिफरेंट बहुत सारे रीजन्स के अंदर जैसे खाए जाते थे, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि किसी ने जो है ये सोचा कि इसको रोल कर दिया जाए और इसको इस तरह खा लिया जाए। कराची में जितनी भी रेसिपीज़ आई वो मोस्टली जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ से जो है वो इंडियन रीजन से सब कॉन्टिनेंट के ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आई जब लोग आए। इसी तरह जो पराठा रोल है वो उसके अंदर जो बोटी इस्तेमाल होती है जो कि कॉमनली या तो तिक्का बोटी या बिहारी बोटी होती है, वो भी इस रीजन में ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर थी। ये बोटी जो है उसको यूज़ करके पराठे की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया गया, इसमें थोड़ा सा सैलड डाला गया और सॉस डाली गई और ये एक स्ट्रीट फूड जो है वो बन गया। कराची जो है वो रोल पराठे का कैपिटल जो है वो कंसिडर किया जाता है, बट इसका जो ओरिजिन है इसको डेट किया जाता है 1970s में तारिक रोड से, जहाँ पे जो है पहली दफ़ा पराठा रोल जो है वो इस फॉर्म में सर्व किया गया। तारिक रोड जो था वो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर था ड्यू टू इट्स कबाब्स, पराठाज, बन कबाब्स, और इसी की जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं या फ्यूजन है उसको तैयार करके रोल पराठा जो है वो बनाया गया। जैसे इंटरनेशनली बर्गर्स और सैंडविचेस जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, इसी तरह देसी रीजन में रोल पराठास जो हैं वो बहुत ही फेवरेट स्नैक मानी जाती है। और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा 1990s के ऑनवर्ड्स जो है वो शुरू हुई, जब ये मैस प्रोडक्शन में आए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रीट फूड में कन्वर्ट हो गए। ये स्ट्रीट फूड जो है वो कराची से अब ट्रैवल करते हुए पाकिस्तान के दीगर सिटीज़ के अंदर आ चुका है, और उसी की जो ओरिजिनल फॉर्म है कई लोग जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में क्लेम करते हैं कि ये वहीं की ही कराची की जो ओरिजिनल रेसिपी है। और रावलपिंडी हो, लाहौर हो, यहाँ पे भी जो है वो ये रेसिपी जो है वो आ चुकी है, और बहुत सारे जो फास्ट फूड्स हैं वो इसको अपने सर्व करते हैं। और इवन स्ट्रीट फूड में जो है वो बहुत सारे लोकल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी रोल पराठे जो हैं वो तैयार करते हैं और लोग जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं। रोल पराठा की जो एक और ख़ासियत है वो ये है कि इसकी जो फिलिंग है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है वो इसको चिकन में खाना प्रेफर करते हैं एंड कुछ लोग जो है इसको बीफ में खाना प्रेफर करते हैं, पर क्वाइट इंटरेस्टिंगली आप इसमें इवन फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेशावर के साथ चप्पल कबाब जो हैं वो एसोसिएट किए जाते हैं, लाहौर के साथ हलवा पूड़ी और नाश्ता जो है वो एसोसिएट किया जाता है, वैसे कराची को जो है वो रोल पराठे का कैपिटल माना जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि रोल पराठा जो है वो कराची की शान है तो इस बात में कोई भी गलत बात नहीं होगी। आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें मेरे लिए है वो इसके अंदर जो है वो वैरायटी है। आप रोल पराठा के अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सैलड्स जो हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप पिकल प्रेफर करते हैं तो आप पिकल भी डाल सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट सॉसेस यूज़ करके आप रोल पराठा के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत कॉमनली जो है इसके अंदर ग्रीन चटनी डाली जाती है, पर आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, आलू बुखारे की चटनी भी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। बी क्रिएटिव। ये स्नैक कराची में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि कराची में जो है वो लंच बॉक्स कल्चर जो है वो बहुत ही कॉमन था। यानी कि जो ऑफिस गोइंग लोग थे या जो लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते थे, क्योंकि कराची काफ़ी बड़ा शहर है तो उनके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता था। तो चाहे लंच का टाइम हो या चाहे आपने मिड इवनिंग स्नैक करनी हो, तो ये बड़ी इजीली आप जो है वो कैरी कर सकते थे, किसी भी लंच बॉक्स में डाल सकते थे, या फिर आप हाथ में भी कैरी करके चलते फिरते जो है वो इसको खा सकते थे, और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गया कराची के अंदर। अच्छा, इस रोल पराठा के बहुत सारे कज़न्स जो हैं वो दुनिया भर में जो है वो पाए जाते हैं। यानी कि डिफरेंट किस्म के स्टफ्ड रोल्स जो हैं वो दुनिया भर में खाए जाते हैं और उनकी डिफरेंट जो है वो इकसाम है। पर अगर उनके अंदर जो है वो कॉमन एक चीज़ देखी जाए तो वो है कि उसके अंदर मीट की फिलिंग होती है और उसके साथ वेजिटेबल्स या पिकल ऐड किए जाते हैं या कोई सॉस ऐड की जाती है। तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलैरिटी है बहुत सारी डिफरेंट दुनिया की क्यूजीन्स के साथ। मगर ये है कि उसकी जो स्पेशल बात है वो ये है कि ये जो रोल पराठा है ये हमारी लोकलाइज्ड देसी टेस्ट के साथ जो है वो ये वेरिएशन है, और ये जो है हमारी जो लोकल रीजन है ना सिर्फ इसमें पसंद किया जाता है
बट जब भी ट्रैवलर्स जो हैं वो दुनिया भर से पाकिस्तान में आते हैं तो वो रोल पराठा बहुत शौक से खाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो है वो लोकल वेंडर की आज जो है वो एक इतना बड़ा जो है वो बिज़नेस का मौका बन चुका है कि आप जो है वो जिस शहर में देखें वहाँ पे कई लोग जो है वो इससे अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमाते हैं इसको बेचकर। तो ये जो है वो ना सिर्फ एक बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार खाने की चीज़ है बल्कि ये बहुत ही सारे लोगों का जो है वो रोज़ी रोटी का भी वसीला है। सो इसकी जो खासियत है उसके बारे में हमने बहुत सारी बात की और ये बात करते करते मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। सो अब मैं इसको खाऊंगा और आपसे अगली वापस आ चुके हैं हम लोग, क्लोजिंग करीब है। एक चीज़ जो मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा था, ये बाहर हम लोग कानून देखते हैं कि तलाक के बाद बच्चों की हवालगी का और कस्टडी, वहाँ पर तो जॉइंट कस्टडी का एक कल्चर चल रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं ये हो सकता? यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में हमारे पास गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। बिल्कुल है। कुछ लोग कह देते हैं जी वो बेटा जो है वो 7 साल तक माँ के पास रह सकता है, उसके बाद जी कस्टडी बाप को मिल जाएगी, बेटी इन सर्कमस्टेंसेस में रह सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा वो जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है वो बड़ा क्लियर है और वो कहता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, बच्चे की वेलफेयर कहाँ पे है। और अब तो ये शायद कोई 1 साल पहले, खैर लास्ट ईयर तो कोरोना था, उससे पिछले साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया था, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना जॉइंट कस्टडी, कि कितना, जैसे स्कूल की छुट्टियां हैं तो स्कूल हॉलीडेज में या ईद की छुट्टियां हैं, बर्थडेज हैं, वीकडेज में मदर के पास, वीकेंड तो पे फादर बच्चे, की तरफ। बच्चे जो हैं वो बाप के पास रहेंगे। और शुरू में जिस तरह से अभी भी कोर्ट्स में भी अभी बड़ा अच्छा ये मैंने देखा कि इस तरह से हो रहा है कि कोर्ट में मुलाकात, फैसिलिटेशन रूम है जहाँ पे उनकी विजिट कराया जाता है। और अब जाके अच्छा हो गया होगा, वरना मैंने तो जो कल्चर देखा है हाँ, वो कोर्ट्स भी बहुत इस बुरा था। चीज़ को अब इनकरेज करती हैं कि आप बजाय इसके कि आप यहाँ पे आएँ और इस माहौल में बच्चों से मुलाकात, अगर आप घर में और लेकिन मसला क्या है कि दोनों माँ बाप जो कि उनकी सेपरेशन हो चुकी होती है बहुत से केसेस में, जहाँ नहीं भी हुई होती है, तो इतनी लड़ाई झगड़ा हेटेड हो गया होता है कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में वो ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा कितना सफ़र कर रहा है, वो कितना पिस रहा है। अच्छा, बीइंग अ लॉयर मुझे बताएं, घर को कैसे मैनेज करती हैं? बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आ जाती होंगी कि घर कैसे जाना है, घर से कैसे आना है, जो यहाँ की टेंशन होती है, काम की टेंशन होती है, वो घर पे लेके जाती हैं, कैसे सब कुछ चल रहा है? और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि बीइंग अ लॉयर किस तरह से मैनेज करना। अब हमारी तो बड़ी मुश्किल सी रूटीन हो जाती है कि सुबह आप निकले हैं कोर्ट्स के लिए और फिर कोर्ट में आप जा रहे हैं सुबह जी, आपने एग्जैक्ट इस टाइम पे हाई कोर्ट पहुंचना है, आपके आज ये केसेस हैं, आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स हैं, फिर आप शाम को जब आप बैठे हैं, अब सुबह की केस फाइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इवनिंग ऑफिस में, फिर उसके बाद आप घर जा रहे हैं। तो मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि अपना काम आप ऑफिस की हद तक रखें, अपनी चीज़ें, अपनी टेंशन्स, ठीक है एक एंजाइटी होती है सुबह आप किसी केस में जा रहे हो, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई दफ़ा मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे जहन में चल रहा है कि अच्छा सुबह ये वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उनको हम अपनी तरतीब दे रहे होते हैं चीज़ों को। तो मैं ये कहती हूँ कि उनको तो हम उनको बाहर छोड़ के जाएँ। और मेरे केस में तो ये है कि वी हस्बैंड एंड वाइफ वी बोथ आर लॉयर्स फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, तो हमारे लिए ये बड़ी चीज़ हो जाता है कि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर सिर्फ हस्बैंड लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाइफ हाउस वाइफ हैं, या अगर वो कोई और जॉब कर रही है, तो अगर ये एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है, बड़े आराम से चीज़ें हो जाती है। तो हम तो हैं ही सेम प्रोफेशन से, तो फिर पता होता है कि अच्छा जी अगर सुबह कोर्ट जाना है और ये वाली चीज़ें हैं, तो फिर आपने मतलब किस तरह से टाइम मैनेज किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप भी माशाल्लाह यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं, घर जाएं तो बाहर के काम सारे छोड़ के जाएं, घर सिर्फ आराम के लिए जाएं। चलें जी, इसी नोट पे हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आने के लिए। ख़वातीन से मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले ये सोचें कि आपके राइट्स हैं क्या, उन पे काम करना, उनके लिए फ़ाइट करना तो बात की बात है। इसी नोट पे मुझे, नजम और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।